जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से ले जनाब। पार्लियामेंट से पहला इस्तीफा आ गया और ये इस सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा अदम एतमाद है। ये किसने इस्तीफा दिया, क्यों दिया और क्या ये आने वाले दिनों में पहला और आखिरी इस्तीफा होगा, ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त कर दी है कि मुझे फौज से बचाया जाए। ये किस किस्म की दरख्वास्त है, ये भी आपको इसी वीलाग में बताया जाएगा। और पंजाब में जो बिजली इस्तेमाल करने वालों को सब्सिडीज दी जा रही थी उसके ऊपर पाबंदी लग गई। अब पंजाब के जितने लोग हैं उन सब का बिल बाकी पाकिस्तान के लोगों के बिल्स के बराबर होगा। लिहाजा ये जो आपको उम्मीद लगी हुई थी ना कि आपको, अगर आप पंजाब में रह रहे हैं तो आपको बिजली सस्ती मिलेगी, वो मामला आज से खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और कोई भी सरकारी मुलाजम पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, ना वहाँ पे कमेंट कर सकेगा, ना अपने यूट्यूब चैनल बना सकेगा और ना किसी को इंफॉर्मेशन दे सकेगा। ये पाबंदी किसने लगाई, क्यों लगाई, ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और जजेस की तादाद में गवर्नमेंट जो इजाफा करना चाहती थी वो बिल मौखर हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या अब जजेस की तादाद में इजाफा होगा या नहीं होगा, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और आज बांग्लादेश ने क्रिकेट में पाकिस्तान के साथ वो किया जो नहीं होना चाहिए था, इसके जिम्मेदार कौन है और क्या उससे सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और उमर अयूब साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया ख्वाजा आसिफ साहब पे। उनका ये कहना है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो सियालकोट के सेक्टर कमांडर थे उनकी मिन्नतें किया करते थे और उनके सामने रोते थे। क्या ये बात दुरुस्त है? ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। लेकिन वीलाग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंदर हम मजीद 40,000 सब्सक्राइबर्स हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके बाद हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद 4.5 लाख हो जाएगी। आपको याद होगा कि मरीम नवाज साहबा ने पंजाब के लिए एक अनाउंसमेंट की थी कि पंजाब के अंदर जो कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी। और उस पर पंजाब गवर्नमेंट बार बार ये कह रही थी कि ये मियां नवाज शरीफ साहब का विजन है और मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि आवाम के ऊपर बोझ डले। लिहाजा हम पूरे पाकिस्तान का बोझ तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हम पंजाब का बोझ जरूर कम करेंगे। और इसके ऊपर बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तालियां बजवाई थी और लोगों ने मुबारकबाद दी मरीम नवाज साहबा को कि आपका विजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान के पंजाब के लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन अब आईएमएफ ने इसके ऊपर एतराज कर दिया और आईएमएफ का यह कहना है कि सूबाई हुकूमतें किस तरह बिजली के अंदर सब्सिडी दे सकती हैं और आप हमसे पैसे लेके लोगों को सब्सिडी दे के हमारे पैसे कैसे ज़ाया कर सकते हैं। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है। और उसके फौरन बाद वजारत खजाना ने तमाम सूबों को यह खत लिख दिया है कि आप पंजाब क्या क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूबे के अंदर किसी भी शहर के अंदर बिजली में सब्सिडी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट है कि पाकिस्तान में अब किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो उसके साथ ही पंजाब के अंदर यह प्रोसेस रुक गया, जबकि उससे पहले मरीम नवाज साहबा मियां शहबाज शरीफ साहब को शुक्रिया अदा किया करती थी, मियां शहबाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा किया करते थे। दोनों मिल के मियां नवाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट देते थे कि जनाब आपका विजन है, आपकी वजह से पंजाब के लोगों को सस्ती बिजली मिल रही है। और इस पे बाकी सूबों ने बहुत एतराज़ किया था। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एतराज़ आया था कि जनाब क्या हम सुतेले हैं, अगर आप पंजाब को ये फेवर दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे। और बिलावल भुट्टो साहब ने तो कराची के अंदर खड़े होकर यह कह दिया था कि जनाब आप भी हमें समझाएं कि किस तरह आप पंजाब में सस्ती बिजली दे सकते हैं। साथ उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर से कहा था कि आप पंजाब जाएं और उनसे ये गिदड़ सिंगी सीख कर आएँ कि कैसे वो अपने लोगों को सस्ती बिजली दे रहे हैं, तो ताकि हम भी उसी तरह दे सकें। बल्कि उन्होंने वफाक के ऊपर भी एतराज़ किया था कि आप ये जानबदारी का मुजाहरा ना करें, आप ये सिर्फ सारे अंडे जो हैं वो पंजाब की टोकरी में ना रखें, हम भी आपकी राया हैं, हमें भी उसी तरह देखें जिस तरह आप पंजाबियों को देख रहे हैं। तो अब आईएमएफ ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब अगर आपने देखना है तो पूरे पाकिस्तान को एक नज़र से देखें, इस तरह सिर्फ पंजाब बेस्ड आप पॉलिसियाँ नहीं बना सकते। लिहाजा पंजाब के लिए अब एक बुरी खबर यह है कि जनाब अब आपके बिल जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के बिलों के बराबर होंगे, फिर आपके बिल बलोचिस्तान के बिलों के बराबर होंगे, फिर आपके बिल सिंध के बिलों के बराबर होंगे। अब आपको किसी किस्म की कोई राहत नहीं मिल सकती। अब कल एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से एक खत आया और उसमें तमाम सरकारी मुलाजमों को पाबंद कर दिया गया है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर किसी किस्म का तासुर नहीं दे सकते हैं, ना वो कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ना वो अपनी शक्ल पेश कर सकते हैं, ना वो कोई राय दे सकते हैं, ना वहाँ पे वो कमेंट कर सकते हैं। बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे
जितने सरकारी मुलाजम हैं उन सब के पेजेस बनाने के ऊपर भी पाबंदी लग गई है। ये जो सरकारी मुलाजम होते हैं टिकटॉक बना के उस टिकटॉक को चला लेते थे, बल्कि कई पुलिस वाले डांस करते हुए नजर आते थे आपको, और स्पेशली खवातीन जो है वो टिकटॉक बनाती थी और उसके बाद उसको वायरल कर देती थी यूनिफॉर्म के अंदर। फिर वो जेलों के सामने इस तरह डंडा खड़काते हुए जा रही खड़ 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 करके, और उसकी वो वीडियो बना रही हैं और उसके बाद वीडियो चल रही है। मुजरिमों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो डायलॉग किया जा रहा है, उसको सोशल मीडिया के ऊपर एयर कर दिया जाता था, प्लेस कर दिया जाता था। फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो प्लेटफॉर्म्स रन कर रहे हैं, उन सबको इंटरव्यूज़ दिए जा रहे थे, उनको कमेंट्स दिए जा रहे थे, उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। फिर व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते थे जो सरकारी मुलाजमीन के थे। तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, और इस पाबंदी में याद रखिएगा सिर्फ यूट्यूब नहीं है, या टिकटॉक नहीं है, या इसके अंदर इंस्टाग्राम नहीं है, या फेसबुक नहीं है, इसके ऊपर व्हाट्सएप भी है। अब व्हाट्सएप के ऊपर भी कोई शख्स किसी किस्म की इंफॉर्मेशन ना दे सकता है, ना कोई पासन कर सकता है, ना कोई राय दे सकता है, ना अपना कोई ऑडियो मैसेज दे सकता है जिसको कोई शख्स मिस इंटरप्रेट कर सकता है। सिर्फ वो ज़रूरत के मैसेज दे सकता है कि जनाब मैं सब्ज़ी ले आऊँ, या आप सब्ज़ी पका दें, या अपने बच्चों के साथ बात कर लें, लेकिन किसी सरकारी मामले में वो अपने बच्चों को भी नहीं बता सकता। तो अब अगर किसी जगह पे कोई चीज़ लीक हो गई, व्हाट्सएप के ऊपर ही कोई लीक हो गई, तो सरकारी मुलाजमीन का मुहासबा होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी पाबंदी है पाकिस्तान के अंदर, लिहाजा आने वाले दिनों में एक नया बहरान इससे पैदा होगा। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले दानियाल चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एक प्राइवेट बिल पेश किया था कौमी असम्बली की, उन्होंने कौमी असम्बली में पेश करने की कोशिश की थी। उन्होंने ऐलान किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो उनकी तादाद में इजाफा होना चाहिए, 17 जज हैं, इनको 23 होना चाहिए। आज इन्होंने वो बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया, जिसके ऊपर गौहर खान साहब ने खड़े होकर एतराज़ किया कि जनाब ये जजेस की तादाद के अंदर जो इजाफा है, ये बिल गवर्नमेंट ने पेश करना है, ये प्राइवेट बिल नहीं हो सकता, और ये एक प्राइवेट हैसियत से बिल जमा करवा रहे हैं, तो ये तो आर्टिकल 74 की खिलाफ वर्जी है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इस पर स्पीकर साहब ने वज़ीर कानून से पूछा कि जनाब आप बताएं गवर्नमेंट का क्या व्यू है। तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि जनाब हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए, लिहाजा गवर्नमेंट तो साइलेंट है इसके ऊपर। ये जो इनका बिल है वो प्राइवेट बिल है, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं, जिसके ऊपर इस मामले को मौखर कर दिया, इस बिल को स्पीकर साहब ने मौखर कर दिया। लिहाजा वो जो एक स्टोरी आ रही थी कि जनाब गवर्नमेंट शायद अपने जजेस की तादाद में इजाफा करवाना चाहती है, और वो जो बैलेंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उसको अपनी तरफ झुकाना चाहती है, वो तो आज मौखर हो गया है। लेकिन उसके साथ ही नूर आलम साहब के जो बिल्स हैं वो तो पेश कर दिए गए, और उसके ऊपर अब डिबेट भी शुरू हो चुकी है, और सरदस्त तो दोनों बिल जो हैं वो कमेटी की तरफ भेज दिए गए। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि नूर आलम साहब के जो बिल हैं वो पास हो जाएंगे, और जो गवर्नमेंट का अपना बिल है शायद वो फंस जाए, और दानियाल चौधरी साहब जो हैं वो ये बिल दोबारा पेश ना कर सकें। लिहाजा गवर्नमेंट जो इस मामले में पीछे हटती हुई नज़र आ रही है। क्यों हट रही है, इस पर कुछ लोगों का ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को अब उम्मीद है कि जो नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे वो मामलात को ठीक चलाएंगे, और उससे गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं होगा। उससे पहले गवर्नमेंट को ये खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आके गवर्नमेंट को उल्टा लटका दें और गवर्नमेंट फारग हो जाए उसके बाद। तो शायद उन्हें किसी जगह से ये उम्मीद लगी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, या वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून के दायरे से बाहर हो। तो कुछ उन्हें सेटलमेंट सी महसूस हुई है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले को नहीं छेड़ना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ हमें उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ही उनके साथ नहीं बिगाड़नी चाहिए, और हमें अपने मामलात को कंट्रोल रखना चाहिए। तो लिहाजा गवर्नमेंट इससे अब थोड़ी सी पीछे हटती हुई आपको नजर आ रही है। आज उमर अयूब साहब ने लाहौर में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब सेक्टर कमांडर सियालकोट की मिन्नतें किया करते थे और रोते भी रहते थे उनके साथ। बाकी उन्होंने कहा कि ये जो हमारे ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि हम मिन्नतें कर रहे हैं, को हम NRO लेना चाहते हैं, तो ये इनको गलत फहमी, ना हम NRO लेना चाहते हैं, ना हम किसी की मिन्नत कर रहे हैं, बल्कि ख्वाजा आसिफ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना कौमी असम्बली में, तो उसके ऊपर उमर अयूब साहब जवाब दे रहे थे कि हम नहीं, ये सेक्टर कमांडर की मिन्नतें किया करते थे। और बाकी उन्होंने कहा कि हमारे दौर में जो इकॉनमी थी बहुत अच्छी चल रही थी, और इन लोगों ने मिल के एस्टैब्लिशमेंट के साथ पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया और चलती हुई गवर्नमेंट को तबाह कर दिया, उसको फारिग कर दिया, वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ, उमर अयूब साहब को ये बताना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वो सेक्टर कमांडर की मिन्नतें नहीं किया करते थे। सेक्टर कमांडर तो ज़ाहिर ब्रिगेडियर होता है,
उस लेवल तक ख्वाजा आसिफ साहब नहीं गए थे। ख्वाजा आसिफ साहब के जो सिफारशी थे वो जनरल बाजवा साहब के ससुर जनरल एजाज अमजद साहब थे। तो वो जो भी कोई बात करते थे जनरल बाजवा साहब के साथ, तो वो उनके ससुर के पास जाते थे, और अगर उन्होंने कोई मिन्नतें की थी तो उन्होंने जनरल एजाज अमजद साहब की थी। और अगर वो रोते भी रहे थे तो जनरल एजाज अमजद साहब के सामने रोते रहे थे। और एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज जिस शख्स को बुरा भला कह रहे हैं, जिसका नाम जनरल फैज़ हमीद है, जनरल फैज़ हमीद साहब ने डिस्क्वालिफिकेशन से बचाया था। और अगर जनरल फैज़ हमीद साहब डिस्क्वालिफिकेशन से ना बचाते तो इमरान खान साहब ख्वाजा आसिफ को खा गए थे, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि इन्हें अब मैं आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ने दूंगा। और फिर ये ज़ाहिर जनरल एजाज अमजद साहब के पास गए। जनरल एजाज अमजद साहब ने जनरल बाजवा साहब से कहा, और जनरल बाजवा साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब से कहा था, और जनरल फैज़ हमीद साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया कि उन्होंने इमरान खान साहब से इन्हें बचा लिया था। और अगर ये ना बचाते तो इमरान खान साहब इन्हें बिल्कुल तबाह कर चुके थे। और बल्कि इमरान खान साहब ख्वाजा आसिफ को बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे, और इस पे इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब से ठीक ठाक तकरार भी की थी, और उन्हें बहुत बुरा लगा था कि मेरे अहकामात के बावजूद जनरल फैज़ हमीद साहब ने इन्हें इबरत की निशानी नहीं बनाया। तो वो जो ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में आप कह रहे हैं कि सेक्टर कमांडर सियालकोट जो हैं उनकी मिन्नतें करते, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी मिन्नतें की जाती थी। हाँ, अलबत्ता जो जनरल बाजवा साहब के ससुर हैं जनरल एजाज अमजद साहब, उस पे ख्वाजा साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और इस मामले पे ख्वाजा साहब ठीक भी थे। ख्वाजा साहब को पता था कि किसकी मिन्नतें करनी चाहिए, किसके साथ मामला ठीक रखने चाहिए। ये जो सेक्टर कमांडर्स हैं उनके साथ मामला ठीक करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मुझे ऊपर से आना चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा ऊपर से आते थे। आज जो क्रिकेट में हुआ रावलपिंडी के अंदर, इंतहाई अफसोसनाक है। यानी बांग्लादेश ने वाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को, और ये बांग्लादेश ने पहली मरतबा वाइट वॉश किया किसी को, और वो भी पाकिस्तान के होम ग्राउंड के ऊपर। और जो हमारे खिलाड़ियों ने कारकर्दगी दिखाई वो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। अब इसके ऊपर बहुत सारे तबसरे किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब को उल्टा लटका देना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश से स्टूडेंट्स भेजे, और जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स ने हसीना वाजिद के साथ किया, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने मोहसिन नकवी के साथ यहाँ रावलपिंडी में कर दिया, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें की जा रही हैं यहाँ। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि मोहसिन नकवी इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर तो मोहसिन नकवी ज़िम्मेदार हैं तो फिर तो जो माजी के अंदर शिकस्तें हमने देखी हैं वो सारी भी मोहसिन नकवी के खाते में डाल दें। मोहसिन नकवी को तो अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। और दूसरी ये वजह यह है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान के किसी एक सेक्टर में तरक्की हो रही है तो फिर तो क्रिकेट के अंदर भी तरक्की हो सकती है। जब हमारे सारे सेक्टर्स ही नीचे चल रहे हैं, वापटा से लेके डैम्स तक, डैम से लेके हमारी इकॉनमी तक, और इकॉनमी से लेके हमारे बिजनेस अफेयर्स तक, और बिजनेस अफेयर्स से लेके हमारी पॉलिटिक्स तक, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर बहरान ही बहरान है तो फिर क्रिकेट कैसे ठीक हो सकती है। बड़ी सीधी सी बात है कि जब कोई कौम तरक्की करती है तो फिर उसकी हर चीज़ तरक्की करती है, और जब वो तनज़्ज़ुल की तरफ आती है, जवाल की तरफ आती है, तो फिर उसकी हर चीज़ जवाल पजीर होती है। मसलन आप देख लें कि चाइना जो है इस वक्त नंबर 2 पावर है दुनिया के अंदर, तो आप हर सेक्टर में चाइना को नंबर 2 देखेंगे। अभी ओलंपिक्स हुए हैं तो ओलंपिक्स में अमेरिका ने 126 तमगे हासिल किए हैं, जबकि जो चाइना है उसने 91 तमगे हासिल किए हैं, मेडल्स हासिल किए हैं, और वो नंबर 2 है चाइना। अलबत्ता गोल्ड मेडल्स 40 अमेरिका के हैं, 40 ही चाइना के हैं। तो अब आप सिर्फ स्पोर्ट्स में देख लें चाइना नंबर 2 है, इकॉनमी में देख लें चाइना नंबर 2 है, फौज में देख लें चाइना नंबर 2 है, आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन में देख लें उसके अंदर चाइना नंबर 2 है। तो हर जगह पे आपको चाइना नंबर 2 नजर आएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप किसी एक जगह पे आप कुछ चीज़ अवेल कर लेते हैं तो फिर सारे सेक्टर्स ही उस तरफ चल पड़ते हैं। और पाकिस्तान क्योंकि डाउन जा रहा है तो हर फील्ड ही डाउन चली जा रही है। तो सिर्फ हमारा क्रिकेट नहीं है, बाकी चीज़ें भी देख लें वो इसी से मिलती जुलती हैं। तो जब तक आप इन टोटलिटी पाकिस्तान को इंप्रूव नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी क्रिकेट भी इंप्रूव नहीं हो सकेगी। हम बिल्कुल अरशद नदीम की तरह हैं कि जब हम चाहते हैं तो कोई ना कोई एक कारनामा सर अंजाम दे देते हैं और उसकी बुनियाद पर हम पूरी दुनिया से ताली भिजवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा हमारी सूरत हाल वही होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि क्रिकेट के ऊपर रोने के बजाय हमें इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हमें सारे सेक्टर्स डेवलप करने पड़ेंगे। पहले तो ये जो कौम नीचे गिरती चली जा रही है इसको संभालें, इसको खड़ा करें, फिर इसे इंप्रूव दें, और जब ये इंप्रूवमेंट इसके अंदर होगी तो फिर उसके बाद हर चीज़ तब्दील हो जाएगी। वरना
जिस तरह हम क्रिकेट में रो रहे हैं, बाकी जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर भी हम इसी तरह हमें रोना पड़ेगा। कोई एक सेक्टर भी ऐसा नहीं जिसके अंदर से आपको खुशी की खबर मिल रही है। तो जब सारे सेक्टर से बुरी खबरें मिल रही हैं तो इसमें फिर क्रिकेट का क्या कसूर है? और अगर मोहसिन नकवी साहब काम नहीं कर रहे तो बाकी कहाँ पे काम हो रहा है? मुझे ये बताएं। अगर किसी जगह पे काम नहीं हो रहा तो फिर मोहसिन नकवी का क्या कसूर है? वो बेचारा भी तो ठीक है जी, बस अपनी रोजी रोटी उनकी लगी हुई है, अब लगी रहने दें, बाकी सबकी भी लगी हुई है। अगर बाकी सबका मुहासबा कर लिया है, उनको एहतसाब की चक्की में डाल लिया है तो इनको भी डाल लें। और अगर बाकी सब की खौफनाक कारकर्दगी के बावजूद हम उनको भी बर्दाश्त करना है तो इनको भी बर्दाश्त कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है? आज अख्तर मैंगल साहब ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, बड़े पुराने सियासतदान हैं। मैंगल ट्राइब जो है वो बड़ा ट्राइब है बलोचिस्तान के अंदर, बड़े बाइज़्ज़त आदमी है अख्तर मैंगल साहब। ये वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसके अंदर भी ये इत्तेहादी थे और इन्होंने डिस्कम्फर्ट शो किया था इमरान खान साहब, और सबसे पहले यही निकले थे उनके इत्तेहाद से। उसके बाद गवर्नमेंट गिर गई थी। अब ये दोबारा खुजदार से 256 से इलेक्ट होके ये पहुंचे हैं और अब जो मौजूदा सूरत हाल है उससे ये मुतमईन नहीं है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दिया, प्रेसिडेंट साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दिया, और इनका ये कहना है कि नाम की गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के अंदर ये नाम की पार्लियामेंट है, उसके अंदर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर है कि बंदा पकौड़ों की दुकान बना ले। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं कौमी असम्बली को छोड़ रहा हूँ। देखिए, कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देना हर शख्स का हक है। जिस तरह कोई शख्स इलेक्ट होकर आता है तो कोई उसको ये नहीं कहता कि आप ज़रूर इलेक्ट हों, वो इलेक्शन लड़ता है, आता है। इसी तरह किसी भी शख्स का ये हक है कि वो कौमी असम्बली को या पार्लियामेंट को किसी वक्त भी छोड़ के चला जाए। तो ये अख्तर मैंगल साहब का हक है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या उसका जिम्मेदार पंजाब है? और अगर उसका जिम्मेदार पंजाब है तो फिर सारे पंजाबियों को आप बेशक मार दें। लेकिन अगर उसका जिम्मेदार आम आदमी नहीं है, पंजाब नहीं है, तो फिर वहां पे जो कुछ हो रहा है कि आप पंजाबियों को बाहर निकालते हैं, आप उनके शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, उनको गोली मारते हैं और फिर उनकी तस्वीरें रिलीज करते हैं, इससे तो पंजाब को बात करनी चाहिए। अख्तर मैंगल साहब को तो इस पर बात नहीं करनी चाहिए। अख्तर मैंगल साहब को तो बल्कि शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए कि वो लोग जिनका ताल्लुक दूसरे सूबों के साथ है और वो बलूचिस्तान में आके बलूचिस्तान के लोगों को सर्व कर रहे हैं, वहाँ पे हजाम का काम कर रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर का काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो टीचर का काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो स्वीपर का काम कर रहे हैं, वहाँ पे मजदूर का काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो ड्राइवर का काम कर रहे हैं, तो उनको गिरा के नीचे बिठा के गोली मार के उनकी लाशों की तस्वीरें फैला देना, ये इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले तो बलूचिस्तान के तमाम लीडर्स जो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर बैठे होते हैं उन सबको इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए। फिर उन्हें उन सब लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो अपने सूबे को बदनाम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि आप शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों को गाड़ियों से निकाल के गोली मार देते हैं और उसके बाद फिर अख्तर मैंगल साहब यहाँ से इस्तीफा देते, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं नजर आती मुझे। उस पर अख्तर मैंगल साहब को खड़ा होना चाहिए था और उन लोगों के खिलाफ बात करनी चाहिए थी। अब वो बात नहीं कर रहे। 800 ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक BLA के साथ है, वो पाकिस्तान के अंदर ही रह रहे हैं, लेकिन आप हमारे इदारों की नालायकी भी देखें और उसके साथ साथ पंजाब की, जो मैं बुरा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, बस आप इस लफ्ज़ को खुद ही समझ लें कि वो भी देख लें कि इसके बावजूद पंजाबी खामोश हैं और वो ये जुल्म सहते चले जा रहे हैं। अगर तो हजामों का, ड्राइवरों का कसूर है तो सबको मार दें, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये कोई पॉलिसियां थी जिसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर इस टाइप की सूरत हुई, तो उन पॉलिसियों में आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप भी चीफ मिनिस्टर थे, आप भी गवर्नर थे, आप भी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा थे। इस वक्त भी आप देख लें कि बलूचिस्तान के कितने सेनेटर्स हैं जो सेनेट में बैठे हुए हैं, कितने कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, जो मुक्तदरा है उसके अंदर आप देख लें बलूचिस्तान के कितने लोग हैं, और ये लोग पॉलिसी साजी में बाकायदा शामिल होते हैं। तो जब आप शामिल होते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप बोझ भी बर्दाश्त करें, फिर इन नताइज को भी आप बर्दाश्त करें। नताइज आप फौरी तौर पर पंजाबियों के खाते में डाल देते हैं, और वो भी उस मस्कीन और गरीब पंजाबी के खाते में जिसके तो अपने पल्ले कुछ नहीं है, जो तो खुद अपनी रोटी के लिए तरस रहा है। तो अख्तर मैंगल साहब को चाहिए कि वो अपने भाइयों से भी बात करें, वो बलूचिस्तान के अंदर से भी बात करके फिर जाके बताएं कि ये मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। आप कौमी असम्बली के सामने भी बोले थे, अब आप आवाम के सामने बोल लें, खुल के बात करें आप, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है उनके नताइज भी भुगतने चाहिए और जहां पे गलतियां हुई आपको उसको ठीक करना चाहिए। इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अजीज करामत भंडारी साहब उनके वकील हैं
और उसके ज़रिए इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि मुझे फ़ौजी तहवील में दिया जा रहा है, तो मुझे इससे रोका जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को ख़तरा है कि इसी महीने के अंदर उन्हें मिलिट्री के हवाले कर दिया जाएगा, जिसके बाद इनका मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। उसे रोकने के लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या हुक्म देती है और क्या उस हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स के में उनका ट्रायल चल सकता है और मिलिट्री के उन्हें हवाले किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हम आने वाले किसी व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन यही है कि सितंबर के महीने में इमरान खान साहब को फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा और वहाँ पे इनका मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।